नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी सीरीज की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा की। जो लोग नए हैं उनके लिए एक जानकारी शेयर कर देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं एक एनसीईआरटी की सीरीज चला रहा हूं जिसमें हम आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण एनसीईआरटीज को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारी पहली एनसीईआरटी इस कड़ी में डिस्कस की जा रही है वह है दोस्तों राजनीति विज्ञान की क्लास 12th की एनसीईआरटी, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। दोस्तों, समकालीन विश्व राजनीति एनसीईआरटी के अभी तक 6 चैप्टर अच्छे से डिस्कस किए जा चुके हैं और इन 6 चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वे दोस्तों चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इस बुक के 7वें चैप्टर की बात करेंगे। 7वें चैप्टर का नाम है दोस्तों समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो और इस पर डाले जाने वाली वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और समझते हैं कि आखिर सुरक्षा क्या होती है और किस सेंस में हम सुरक्षा की बात करेंगे। दोस्तों, सुरक्षा का अर्थ थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कि आखिर सुरक्षा होती क्या है, आखिर किस चीज से हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। तो क्या फिर इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरों को सुरक्षा खतरा माना जाए? आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। इसी कारण दोस्तों, जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका मानना है कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय माना जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा होता है। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा का रिश्ता बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनके रोकने के उपाय न होने पर हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। तो दोस्तों, आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन 2 कोटियों में पहली कोटि है पारंपरिक सुरक्षा और दूसरी कोटि है अपारंपरिक सुरक्षा। तो हम पहली कोटि की बात करेंगे, पारंपरिक सुरक्षा की। दोस्तों, सुरक्षा का अर्थ होता है कि खतरे से आजादी हो। ऐसे खतरे जिनके रोकने के उपाय न होने पर हमारे केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब विस्तार से चर्चा करेंगे सुरक्षा की जो 2 कोटि है उनमें पहली कोटि पारंपरिक धारणा यानी कि बाहरी सुरक्षा, या इसे दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा भी बोल देते हैं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं बाहरी सुरक्षा की, जो कि पारंपरिक धारणा की एक प्रकार है। दोस्तों, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत हम 2 तरह की सुरक्षा की बात करेंगे। एक बाहरी सुरक्षा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरी दोस्तों आंतरिक सुरक्षा यानी कि जो हमारे देश के अंदर या एक निश्चित भूक्षेत्र के अंदर जो सुरक्षा की बातचीत होती है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, पारंपरिक धारणा में फिलहाल पहली चर्चा हम बाहरी सुरक्षा की करेंगे, जिसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा की आइए थोड़ी सी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों, क्या सैन्य खतरा। और दोस्तों, इस तरह के खतरे का जो स्रोत होता है वह कोई बाहरी मुल्क यानी कि दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता जैसे हमारे जो केंद्रीय मूल्य हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न करता है। तो आई होप दोस्तों, एक केंद्रीय मूल्य जो शब्द आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर केंद्रीय मूल्य होते कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता जैसे शब्दों को केंद्रीय मूल्य की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। दोस्तों, अक्सर जो है निहत्थे लोगों को जंग में निशाना बनाया जाता है, जिससे उनकी सरकार का जो मनोबल है उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसके आम लोगों को निशाना बना के। दोस्तों, परंपरागत सुरक्षा का एक तत्व है शक्ति संतुलन।
तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर होती क्या है, किसको कहते हैं शक्ति संतुलन। दोस्तों कोई राष्ट्र तब तक अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो कि कोई अकेला राज्य इतना ताकतवर न हो जाए कि वह अकेले अन्य राज्यों को दबा दे, यानी कि एक राज्य को बहुत ज्यादा ताकत नहीं देना और ताकत को बांट कर रखना, यानी कि कई राष्ट्र बराबर के ताकतवर हों तो शक्ति संतुलन विश्व के अंदर दोस्तों वह बना रह सकता है। यह देखकर दोस्तों कोई भी देश बहुत ताकतवर है यह भापा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश में अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। दोस्तों जो देश नजदीक हो, जिनके साथ अनबन हो या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का खास तौर पर जोर जो है दोस्तों दिया जाता है। दोस्तों पारंपरिक सुरक्षा नीति में एक और तत्व होता है जिसको कहते हैं दोस्तों गठबंधन। दोस्तों गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमलों को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए एक साथ दोस्तों कदम उठाते हैं। और दोस्तों गठबंधन जो होता है वह राष्ट्रीय हितों पर आधारित गठबंधन होता है। दोस्तों जैसे ही राष्ट्रीय हित बदलते हैं गठबंधन वैसे ही बदल जाते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे सन 1980 के दशक में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया। बाद में दोस्तों 11 सितंबर 2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक इस्लामी आतंकवादी हमला हुआ अमेरिका में ओसामा बिन लादेन की अलकायदा के नेतृत्व में, दोस्तों उससे अमेरिका ने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ पूरे विश्व में एक मोर्चा खोल दिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो गठबंधन होता है वह क्यों बनाया जाता है विश्व में सुरक्षा के लिए। वह दोस्तों राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है। इसलिए जब एक दूसरे के हित आपस में मिलने लग जाएं तब दोस्तों गठबंधन का कार्य होता है। जैसे कि विश्व में आज देख सकते हैं ऑकुस का गठबंधन, क्वाड का गठबंधन जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका का एक सुरक्षा गठबंधन है जो कि चीन की शक्ति को एशिया प्रशांत में संतुलित करने के लिए जो है दोस्तों एक गठबंधन है क्वाड। इसी तरह से गठबंधन बनाए जाते हैं। दोस्तों गठबंधन के देश जो है सैन्य हमलों को रोकने, रक्षा करने के लिए एक साथ कदम उठाते हैं। किसी देश को खतरा उसकी बाहरी सीमा से होता है और इसका कारण होता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। दोस्तों सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। अतः दोस्तों विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है खुद उठानी पड़ती है। आई होप दोस्तों यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक हम दोस्तों सुरक्षा की बाहरी सुरक्षा की बात कर रहे थे। पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा की बात की हमने, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आंतरिक सुरक्षा की और देख लेते हैं कि आंतरिक सुरक्षा को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है। दोस्तों इतनी बातों को जानने के बाद आपके जहन में एक सवाल जरूर कौंधा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है? इसी कारण दोस्तों सुरक्षा की एक परंपरागत धारणा जिसका जरूरी रिश्ता है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा, उससे लगाया जाता है। दोस्तों एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले थोड़ा सा भिन्न थीं। दो मामलों में भिन्न थी। दोस्तों पहले मामले में इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमलों की आशंका होती थी और दूसरी दोस्तों अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता इनको सताती रहती थी। दोस्तों इनके बीच सीमा, भूक्षेत्र, आबादी इत्यादि पर नियंत्रण को लेकर झगड़ा होता रहता था। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों को हवा देने पर भी उसकी सहायता करे तो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति
उत्पन्न हो जाती थी दोस्तों। यानी कि देश की सीमा के अंदर आंतरिक सुरक्षा के बहुत बड़े चैलेंजेस के रूप में अलगाववादी आंदोलनों को दोस्तों लिया जाता है, जो कि जब देश के अंदर जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट हो गया, पंजाब के अंदर चलाया जा रहा था कि पंजाब को खालिस्तान नाम से एक अलग देश का दर्जा दिए जाने की, उस तरह के जब अलगाववादी आंदोलन चलते हैं दोस्तों, तो इससे भी देश की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा जो है खतरा होता है। दोस्तों विश्व के अगर सशस्त्र संघर्षों के इतिहास की बात करें तो लगभग 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत संघर्ष होते रहते हैं। दोस्तों इस तरह से पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नौ स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती पेश करते थे। दोस्तों अभी तक हमने लेक्चर के अंदर सुरक्षा की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की हमने यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र के अंदर की सुरक्षा की बात की। दोस्तों आइए अब देख लेते हैं सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके हैं उनकी बात कर लेते हैं कि आखिर सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से अपनाए जाते हैं। दोस्तों इसमें निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास बहाली, ये सब चीजें सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के अंतर्गत आती हैं। निरस्त्रीकरण का मतलब दोस्तों होता है निरस्त्रीकरण, यानी कि अस्त्रों को जो बढ़ावा है उसको कम करना, यानी कि निरस्त्रीकरण, या फिर ये हो सकता है कि अस्त्रों को कम करना या एकदम से खत्म करने की बात होती है। दोस्तों सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव जो है वह सीमित ही होना चाहिए। दोस्तों न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी भी देश को युद्ध को बिना उचित कारणों से नहीं करना चाहिए। दोस्तों न्याय युद्ध क्या है? दोस्तों न्याय युद्ध देख लेते हैं। आत्मरक्षा, दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही युद्ध करना चाहिए। किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल किया जाना ही दोस्तों न्याय युद्ध कहलाता है। यानी कि दोस्तों आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही युद्ध करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल किए जाने की बात की जाती है दोस्तों न्याय युद्ध के अंदर। दोस्तों सुरक्षा की पारंपरिक धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। दोस्तों सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सहयोगात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की देशों के बीच बातचीत की जाती है। दोस्तों इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वह निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास बहाली, जो कि सुरक्षा के पारंपरिक 3 तरीके हैं, उन पर बातचीत करने, उन पर अमल करने की बात की जाती है। तो आइए अब सुरक्षा के जो तीनों पारंपरिक तरीके हैं उनकी बातचीत एक एक करके करते हैं। दोस्तों निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण के अंतर्गत दोस्तों इसकी मांग होती है कि सभी राज्य कुछ खास किस्म के हथियारों के प्रयोग से हमेशा जो है बचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस निरस्त्रीकरण के अंदर होता है कि सभी राज्य जो है, ये राज्य का संबंध देशों से है। ये चीज आप याद रखना कि जब हम राज्य की बात करेंगे तो राष्ट्र की बात करेंगे, यानी कि देशों की बात करेंगे। राज्य संबंध देशों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों निरस्त्रीकरण के लिए विश्व के अंदर कुछ महत्वपूर्ण संधियों और संगठनों को अपनाया गया, उसकी थोड़ी सी बातचीत हम कर लेते हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। तो दोस्तों पहली जो हमारी संधि निरस्त्रीकरण के अंतर्गत हम बातचीत करने के लिए देखेंगे वह है दोस्तों जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। दोस्तों बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 10 अप्रैल 1972 को हस्ताक्षरित हुआ और 26 मार्च 1975 से यह प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। दोस्तों इसमें 183 पक्षकार थे और भारत भी BWC का हस्ताक्षरकर्ता देश है। दोस्तों इसके अंतर्गत जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण यानी कि फैलाने, भंडारण और उपयोग का प्रभावी प्रबंधन इस संधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों यानी कि
यह जो जैविक हथियार संधि है वह कहती है कि कोई भी देश जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण, उपयोग का प्रभावी रूप से प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि उसका इस्तेमाल भी नहीं करेगा, विकास भी नहीं करेगा और भंडारण भी नहीं करेगा बायोलॉजिकल वेपन्स का। दोस्तों अगली संधि है हमारी रासायनिक हथियार संधि यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन। आइए देख लेते हैं कि केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंतर्गत क्या बातचीत होती है। दोस्तों रासायनिक हथियार संधि जो है, केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है दोस्तों 1992 में हस्ताक्षरित किया गया और 1997 से दोस्तों यह प्रभावी है और भारत 1993 में इस संधि में दोस्तों शामिल हुआ है। रासायनिक हथियारों को बनाने और रखने पर प्रतिबंधित किया गया है तथा इसका जो है विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण या प्रतिधारण पर भी यह संधि दोस्तों रोक लगाती है। दोस्तों ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन दोनों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल है, यानी कि जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन था और यह रासायनिक हथियार संधि में महाशक्तियों के साथ साथ दोस्तों विभिन्न दुनिया के देश जो इस तरह के हथियार धारण करते हैं उन सब को प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों। लेकिन जो महाशक्तियां जैसे अमेरिका तथा सोवियत संघ थे वह सामूहिक संहार के अस्त्र यानी कि परमाणविक हथियार का विकल्प छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इन देशों ने दोस्तों अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। तो दोस्तों अब अगली बातचीत सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में अब अस्त्र नियंत्रण की बातचीत करेंगे। अभी हमने निरस्त्रीकरण की बातचीत की। आइए देख लेते हैं अब अस्त्र नियंत्रण कैसे किया जाता है। दोस्तों अस्त्र नियंत्रण में जो है हथियारों को विकसित करने, हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना होता है। दोस्तों 1972 की एंटी मिसाइल संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। दोस्तों अमेरिका और रूस के बीच कुछ संधियां जो है अस्त्र नियंत्रण को लेकर के लागू की गई थी, उन पर आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अस्त्र नियंत्रण के लिए कई संधियों पर हस्ताक्षर हुए। उनमें से 2-3 संधियां महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, उनकी चर्चा आइए थोड़ी सी यहां करते हैं। जो पहली संधि है दोस्तों वह है सामरिक अस्त्र नियंत्रण संधि। इसको शाल 2 के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित यह एक परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता था। दोस्तों इसके अंतर्गत दोनों देशों ने परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम मध्यम और कम दूरी की भूमि आधारित मिसाइलों को नष्ट करने पर सहमति जताई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका अगस्त 2019 में इस संधि से दोस्तों पीछे हट गया। इस संधि के लागू होने से लेकर अब तक का जो डेवलपमेंट है वो इस लेक्चर में यहां की बातचीत से आपको क्लियर हो गया है। दोस्तों अगली संधि जो है वह है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी कि स्टार्ट, जो कि बहुत फेमस संधि है अमेरिका और रूस के बीच। दोस्तों सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि जो स्टार्ट थी उसको देख लेते हैं। दोस्तों शीत युद्ध के पूर्व प्रतिद्वंदियों के मध्य होने वाली अंतिम शेष हथियार न्यूनीकरण संधि थी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या दोस्तों 1550 तक सीमित करती है यह संधि। यह संधि दोस्तों 5 फरवरी 2011 को लागू की गई थी। दोस्तों अगली संधि जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। दोस्तों इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको वेल नोन इसको एनपीटी बोलते हैं। दोस्तों एनपीटी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों यह एक अस्त्र नियंत्रण संधि है, यानी कि हम
अस्त्र नियंत्रण की ही बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए यह एनपीटी जो है आपको याद रखना है कि एक अस्त्र नियंत्रण संधि है। दोस्तों अब इस अस्त्र नियंत्रण संधि जो एनपीटी है उसमें महत्वपूर्ण शर्त क्या थी कि जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिया था या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। दोस्तों एनपीटी ने परमाणु हथियार को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल करने वाले देशों की संख्या को जरूर कम कर दिया। दोस्तों यह वर्ष 1968 में हस्ताक्षरित किया गया था और वर्ष 1970 से यह दोस्तों संधि एनपीटी को लागू कर दिया गया था। वर्तमान में 191 राष्ट्र जो है एनपीटी के सदस्य हैं। भारत दोस्तों एनपीटी पर हस्ताक्षर भारत ने अभी तक नहीं किया है, इस चीज को याद रखना है। तो दोस्तों एनपीटी का मेंबर भारत नहीं है, याद रखना है कि भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है। दोस्तों अगर बात हम भारत के परमाणु कार्यक्रम की करेंगे तो भारत ने दोस्तों अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। दोस्तों भारत ने सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की अपनी क्षमता का जो प्रदर्शन है वह 1998 में किया था, जिसमें उसने तकरीबन 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया। तो याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों 1974 में किया गया था। और अगर दोस्तों इस परमाणु परीक्षण के अंदर जो ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन का जो पहला 1974 मई में हुआ, वह दोस्तों ऑपरेशन जो है उसको नाम दिया गया था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। दोस्तों इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। जो 1974 में जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ उसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह परीक्षण करते ही भारत ने जो दोस्तों अपने आप को एक श्रेणी के अंतर्गत शामिल कर लिया, दुनिया के ऐसे देशों की श्रेणी के अंतर्गत जिसने परमाणु परीक्षण किए थे। दोस्तों इस भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में मई में ही किया। और दोस्तों ये दोनों जो परमाणु परीक्षण वह राजस्थान के पोखरण में किए गए थे। दोस्तों 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, उस परीक्षण का जो नाम रखा गया था, उसका कोड नेम जो रखा गया था वह था ऑपरेशन शक्ति, यानी कि इसको पोखरण 2 भी कहा जाता है 1998 वाले परीक्षण को। दोस्तों 1998 के परीक्षणों के बाद भारत ने परमाणु हथियारों को नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले उपयोग न करने के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिसे औपचारिक रूप से जनवरी 2003 में अंगीकृत कर लिया गया। दोस्तों भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसमें कहा गया कि भारतीय क्षेत्र पर अथवा कहीं भी भारतीय सैन्य बलों पर परमाणु हमले के जवाब में ही परमाणु हथियार का इस्तेमाल भारत द्वारा किया जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत पहले जो है किसी भी देश पर परमाणु हथियार से हमला नहीं करेगा, यानी कि भारत जो है परमाणु हथियार के संबंध में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करेगा। दोस्तों नो फर्स्ट यूज। दोस्तों भारत के परमाणु डॉक्ट्रिन के अंदर बात की गई है कि भारत पहले तो आपके खिलाफ या किसी भी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध के अंदर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। लेकिन परमाणु डॉक्ट्रिन को कभी आप गौर से देखेंगे या कभी मैं आपको भारत के परमाणु डॉक्ट्रिन पर एक बढ़िया सी चर्चा करूंगा। दोस्तों भारत के परमाणु डॉक्ट्रिन के अंदर लिखा गया है कि भारत को अगर आशंका भी होती है कि उसके ऊपर किसी देश द्वारा परमाणु हमले की तैयारी की जा रही है और परमाणु हमला अब बस किया ही जाने वाला है, ऐसी स्थिति में भी भारत अपनी तरफ से इतना खतरनाक हमला करेगा, परमाणु हमला, कि उस देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। यानी कि एक विध्वंसक हमला भारत द्वारा किया जाएगा परमाणु हमले के जवाब में। दोस्तों हमने जो है अभी तक अस्त्र नियंत्रण की बातचीत की। जो पारंपरिक सुरक्षा की रणनीतियों में दोस्तों अंतिम जो तीसरी रणनीति है वह है दोस्तों विश्वास बहाली की। दोस्तों विश्वास बहाली के माध्यम से देशों के बीच जो है हिंसा कम करने पर बातचीत किया जाता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया के अंदर सैन्य टकराव
और प्रतिद्वंदिता वाले देशों को दोस्तों सूचनाओं और विचारों का नियमित रूप से आदान प्रदान किया जाने का भी फैसला लिया जाता है। दोस्तों विश्वास बहाली की नीति में यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रतिद्वंदी को यह आश्वासन भी दिया जाता है कि उनकी तरफ से यानी कि किसी देश की तरफ से अपने दुश्मन देश के लिए कोई भी औचक हमला की योजना नहीं बनाई जाएगी। दो देश एक दूसरे को अपनी फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में भी विश्वास बहाली के अंदर बताया जाता है। और ऐसा जो है देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं दोस्तों कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल मौजूद हैं, और विश्वास बहाली की यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी भी गफलत में या गलतफहमी में पड़कर जंग के लिए आमादा न हो जाए। दोस्तों देशों के बीच शांति बहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है दोस्तों विश्वास बहाली, यानी कि जो परस्पर विश्वास है एक देश का दूसरे देश के प्रति, उसको बढ़ाने पर ध्यान दिया। दोस्तों आप अक्सर न्यूज या टीवी चैनलों के माध्यम से आप देखते रहते हैं कि कभी भारत और चीन के बीच दूसरे राउंड की बैठक, तीसरे राउंड की बैठक, या पाकिस्तान और भारत के बीच कोई बातचीत टेबल पर बैठकर की जाती है, कोई नेगोशिएशन किया जाता है, कोई बात यानी कि जो भी विवादित मुद्दे होते हैं उनको बातचीत से सुलझाने पर जो है दोस्तों विश्वास बहाली जोर देती है। आई होप दोस्तों ये तीनों सुरक्षा संबंधित जो रणनीतियां हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों अभी तक हमने पारंपरिक सुरक्षा की धारणा की बात की, अब आइए बात करते हैं सुरक्षा की एक अपारंपरिक धारणा की, और देखते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत क्या हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों को शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों, समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत होती है। इसी कारण से सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को दोस्तों जो है हम उसे मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा का भी नाम देते हैं। दोस्तों मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ जो इसके पैरोकार ग्रहण करते हैं उसके अंतर्गत कहा जाता है कि मानवता के समक्ष खतरों की सूची जो है वह लंबी है, जिसमें अकाल, महामारी, आपदाओं को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। दोस्तों कोविड को आपने देखा ही होगा, अभी तो जो लोग पढ़ रहे हैं वे कोविड को अच्छे तरीके से जानते हैं। जो कोविड-19 दोस्तों चीन के वुहान शहर से फैलकर पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में लिया और भारी संख्या में लोग पूरी दुनिया के अंदर जो है कोविड-19 की वजह से काल के गाल में दोस्तों समा गए। तो अब सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर सिर्फ युद्ध से ही सुरक्षा की बात नहीं की जाती है, इसमें दोस्तों अकाल, महामारी या जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे भी मानवता को खतरा होता है। इसलिए इस पर भी बातचीत करने की, इस तरह की भी सुरक्षा की बातचीत की जाती है। दोस्तों मानवता की रक्षा के लिए एक जो व्यापकतम नजरिया वाले होते हैं लोग, वे दोस्तों इस पर जोर देते हैं कि इसमें अभाव से मुक्ति हो और भय से भी मुक्ति हो, अर्थात दोस्तों इसमें आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है दोस्तों, यानी कि उन्हें दोस्तों आर्थिक रूप से भी सुरक्षित बनाए जाने की बातचीत इसमें की जाती है। दोस्तों इस धारणा के अंतर्गत जो है विश्वव्यापी खतरों जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी जो महामारियां हैं उनको भी शामिल किया जाता है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से बांग्लादेश और मालदीव जैसे जो आइलैंड नेशन हैं उनके डूब जाने का खतरा भी दुनिया में बरकरार है। अगर किसी देश में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है तो दोस्तों विश्व बिरादरी के सामने शरणार्थियों की समस्या, इस तरह की जो समस्याएं हैं, विस्थापन की समस्या है, वह जो है बड़े पैमाने पर देखने में मिलती है। दोस्तों 1990 के दशक के अंदर विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभरी। दोस्तों कोई भी देश जो है
ये जो समस्याएं हैं विश्वव्यापी, इनका समाधान अकेले नहीं कर सकता। क्योंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण इस संदर्भ में हो जाता है। दोस्तों आइए अब हम चर्चा करेंगे मानवता के समक्ष कुछ खतरे के नए प्रकार और उनके स्रोत के बारे में। दोस्तों मानवता के समक्ष जो कुछ नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं और उनके जो स्रोत हैं, उनकी आइए एक एक करके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनमें पहले हम बात करेंगे दोस्तों मानवाधिकार की। दोस्तों पूरी दुनिया में मानवाधिकार आज लोगों के खतरे में है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिनमें लोगों को बोलने का अधिकार तक नहीं है। अगर चाइना जैसे देशों का उदाहरण अगर आप लेंगे तो उसमें पाएंगे कि चाइना जैसे देशों के अंदर या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी कम है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है ही नहीं। इसमें दोस्तों मानवाधिकार के अंदर सामाजिक आर्थिक अधिकार भी आते हैं कि लोगों को किस तरह से लोगों के बीच जो है दोस्तों एक देश के ही अंदर या देशों के अंदर जो है सोशल और इकोनॉमिकल डिविडेंड व्याप्त है। और दोस्तों इसके अंदर हम मानवाधिकारों में अल्पसंख्यक व्यक्तित्व के जो अधिकार हैं वे भी आज खतरे में हैं। अल्पसंख्यकों को कहीं कहीं सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उस पर भी जो है दोस्तों वह भी मानवाधिकार पर एक बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों दूसरे खतरे में हम वैश्विक निर्धनता की बात अगर करें तो दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक अगले 50 वर्षों में गरीब देशों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी और अमीर देशों की जनसंख्या जो है दोस्तों वह घटेगी। तो ऐसे समय में जो यह असमानता की एक खाई है निर्धनता की, उसको पाटने का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों अगली जो असमानता है वह है वैश्विक असमानता, जिसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो देश हैं उनमें दोस्तों असमानता जो है बढ़ी है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो देश हैं उनमें जो है असमानता प्रायः कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो हमारा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है उन जो है उनके अंदर भी असमानता वैश्विक रूप से व्याप्त है। दोस्तों अगली असमानता हम गरीबी की बातचीत करेंगे। दोस्तों गरीबी में हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश हैं वह गरीबी के कारण लोग वहां के दक्षिणी गोलार्ध के लोग प्रायः उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो है बेहतर जीवन स्तर की तलाश में जो है प्रवास कर जाते हैं। वे मतलब देश छोड़कर चले जाते हैं, प्रवासी बन जाते हैं कमाने खाने और अच्छे जीवन स्तर के लिए जो है दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध वाले लोग उत्तरी गोलार्ध में चले जाते हैं। अगर मैं गोलार्ध शब्द का यूज कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि जब वर्ल्ड मैप देखेंगे आप तो वर्ल्ड मैप के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि जितने देश दुनिया के दक्षिणी हिस्से में व्याप्त हैं उनमें प्राय गरीबी और असमानता ज्यादा है, और जो देश दुनिया के उत्तरी हिस्से में है जैसे अमेरिका हुआ, आपका यूरोपियन कंट्री हुआ, इन सब देशों में दोस्तों असमानता प्रायः कम देखने को मिलती है। अगली समस्या दोस्तों जनसंहार की है। दोस्तों 1990 के दशक में रवांडा में जनसंहार होता है, कुवैत पर इराकी हमला होता है और आज भी कहीं न कहीं दोस्तों जनसंहार पूरी दुनिया के अंदर कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में ही जनसंहार व्याप्त है, लेकिन जब आप हूती और तुत्सु की घटनाएं याद करते हैं जो अफ्रीका के रवांडा के अंदर जो है दोस्तों 5 लाख जनसंख्या को एक ही समय में मार दिया जाता है, इस तरह की भी घटनाएं दुनिया के अंदर देखने में आती हैं। अगली समस्या है दोस्तों शरणार्थियों का संकट। दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध की मैं फिर बातचीत करूंगा। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि जो अभी आप इराक, सीरिया वगैरह की बात कर लीजिए या अफ्रीका के देशों की बात कर लीजिए, उनमें दोस्तों सशस्त्र संघर्ष होता रहता है और सशस्त्र संघर्ष के कारण जो है दोस्तों लाखों लोग शरणार्थी बन जाते हैं और सुरक्षित जगह की तलाश में वे निकल जाते हैं। शरणार्थी संकट के अंदर अगर आप 1990 में भारत की बातचीत करेंगे तो 1990 की दशक के शुरुआत में आप देखते हैं कि कश्मीर वैली जो कि भारत में स्थित है, वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो जिस तरह का अत्याचार होता है, जो संघर्ष होता है, उसमें कश्मीरी पंडितों को भारी पैमाने पर उनका देश के अंदर आंतरिक विस्थापन होता है। वह देश के मेनलैंड की तरफ दिल्ली या फिर पंजाब या हरियाणा, राजस्थान की तरफ उनको मजबूरन वैली को छोड़कर भागना पड़ता है।
तो इससे भी शरणार्थी संकट जो है उत्पन्न होता है। अगला संकट दोस्तों महामारी है। महामारी में आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर इबोला या हंटा वायरस या हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों के कारण भी बड़े पैमाने पर मानवता के समक्ष खतरा उत्पन्न होता है, जिसमें आप नया नवेला अगर उदाहरण देखेंगे तो आप कोविड को भी मान सकते हैं कि कोविड के जो है कारण दोस्तों भारी मात्रा में विस्थापन हमें पूरी दुनिया में देखने को मिला। और भारत के अंदर तो दोस्तों आजादी के बाद से 1947 के बाद से सबसे बड़ा विस्थापन देखने को मिला कि जो यूपी और बिहार के जो कामगार हैं, जो दक्षिणी भारत के दक्षिणी हिस्से या मुंबई या गुजरात के अंदर जो काम के सिलसिले में गए हुए थे, वो भारी संख्या के अंदर जो है दोस्तों पैदल उस गर्मी में, मई जून की गर्मी में, धूप में, चिलचिलाती कड़क धूप में अपने परिवार के साथ जो है सर पर झोला लिए, हाथ में जो है बच्चों का हाथ पकड़े देखना वो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है। अगर कोविड-19 में लॉकडाउन के अंदर विस्थापन किस तरह से हुआ, उसमें लोगों को किन किन तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा, इसको अगर आप आंखों देखा हाल देखना चाहते हैं तो दोस्तों एक मूवी आई है इंडिया लॉकडाउन, उसको आप लोग देखेंगे तो उस मूवी के अंदर उसमें एकदम रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है आपको मिलेगा कि कोविड का इम्पैक्ट आखिर किस हद तक लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। दोस्तों इंडिया लॉकडाउन जो मूवी है बहुत अच्छी मूवी है, मैंने अभी हाल ही में देखा, उस मूवी को आप लोग देखना। इस तरह की जो मूवीज होती हैं उसको देखने से हमारे अंदर कहीं न कहीं चीजों को लेकर के एक समझ जो है वह विकसित होती है। तो आप इंडिया लॉकडाउन मूवी जरूर देखना। तो दोस्तों जो सुरक्षा है उस पर मंडराते इन खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता है। तो इन दोस्तों मानवता के समक्ष जो खतरे हैं उनमें हमें आपसी सहयोग पर ध्यान देने की तरफ बातचीत करना चाहिए। दोस्तों इस सहयोग मूलक व्यवस्था के अंदर यही ज्यादा प्रभावी होगा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग में विभिन्न रणनीतियां तैयार की जाए, जिसके अंदर द्विपक्षीय सहयोग, द्विपक्षीय मतलब दो देशों के बीच सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, दो क्षेत्रों के मध्य सहयोग, और महादेशीय सहयोग अथवा वैश्विक स्तर पर भी सहयोग दोस्तों हो सकता है। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संगठन, स्वयंसेवी संगठन, धार्मिक संगठन, दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या IMF जैसी संस्थाओं का भी इनमें महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। और स्वयंसेवी संगठन जिनमें इंटरनेशनल जो संगठन है, कुछ एमनेस्टी इंटरनेशनल या रेड क्रॉस या कुछ मानवाधिकारों को लेकर के संगठन हैं, उनको भी जो है इसके अंदर जो है शामिल किया जा सकता है। या फिर हम दोस्तों कुछ जानी मानी जो दुनिया के अंदर हस्तियां हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने विस्तृत चर्चा की। अब दोस्तों हम बातचीत भारत के कंसेप्ट संदर्भ में करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि भारत की सुरक्षा रणनीतियां आखिर क्या क्या हैं और किस तरह से भारत इन सुरक्षा के संबंध में कदम उठाता है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं भारत की सुरक्षा रणनीतियों पर। दोस्तों भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ता है, यानी कि भारत के समक्ष पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के खतरे हैं। इसमें सीमा के अंदर से और सीमा के बाहर दोनों तरह के खतरे भारत के अंदर व्याप्त हैं, यानी कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के अंदर भी सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां हैं वह व्याप्त हैं। दोस्तों भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेरफेर में भारत की सुरक्षा की रणनीति बनाई जाती है। तो आइए विभिन्न घटकों की बात कर लेते हैं और इन घटकों में देखते हैं कि भारत ने किन तरह की सुरक्षा रणनीतियों का पालन किया है। दोस्तों भारत की सुरक्षा रणनीतियों का जो पहला घटक है वह है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दोस्तों क्योंकि भारत को पड़ोसी देशों द्वारा हमले का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1947, 48, 1965, 1971 तथा 1991 में 1999 जो कारगिल युद्ध हुआ उनमें भारत के ऊपर
जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा हमले किए गए तथा चीन द्वारा भी 1962 में भारत पर हमला किया गया। फिर दोस्तों दक्षिण एशियाई इलाके में अगर बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक यानी कि पाकिस्तान और चीन जो है परमाणु हथियारों से संपन्न देश हैं। इसलिए भारत के समक्ष जो है दोस्तों वह राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महत्वपूर्ण रूप से व्याप्त है आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ। इन्हीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें मैंने बताया कि भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसे जो है दोस्तों नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और उसके बाद 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और इसे दोस्तों इसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। और भारत का जो दूसरा परमाणु परीक्षण था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। भारतीय सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अगर बात करें तो इसमें भारत ने अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत बनाने का काम किया है। दोस्तों जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए वे एशियाई एकता और औपनिवेशीकरण के खिलाफ थे तथा निरस्त्रीकरण के प्रयासों की भी इन्होंने किया, निरस्त्रीकरण पर भी इन्होंने जोर दिया भारत के पहले प्रधानमंत्री ने। दोस्तों उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अंतिम पंच बनाए जाने पर भी स्वीकृति चाहिए, उस पर भी जोर दिया कि यूएन जैसी संस्थाओं का जो प्रासंगिकता है वह हमेशा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में जो संघर्ष होते हैं उनमें बने रहना चाहिए। दोस्तों भारत ने हथियारों के प्रसार के संबंध में सार्वभौमिक और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की भी पहल किया, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों की बातचीत करेंगे तो उसमें दोस्तों परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले शामिल किए जाते हैं। इन सब से भी बराबर के अधिकार और दायित्व की बातचीत की कि जो सामूहिक संहार के हथियार हैं उनसे संबंधित बराबर के अधिकार और दायित्व होने चाहिए। दोस्तों साथ ही भारत ने नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की भी मांग उठाई थी, जो कि सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग एक गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प दुनिया के सामने रखा था। दोस्तों शीत युद्ध के दौर में आप जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में दुनिया में दो खेमों में दुनिया को बांटा जा चुका था और वहां बड़े पैमाने पर 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद शीत युद्ध का दौर चलता है तो दुनिया के जो नव स्वतंत्र देश थे उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वे आखिर किस पाले में जाएं। तो भारत, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिल करके एक गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाया और उसमें नए जो औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र देश थे उनको एक दिशा प्रदान किया। तो इस तरह से जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति के लिए दुनिया के सामने एक नया विकल्प भी पेश किया। अब दोस्तों भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक अगर देखें तो इसमें देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी भारत करता है। दोस्तों भारत के नागालैंड, मिजोरम और पंजाब तथा कश्मीर जैसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूहों ने इन प्रांतों को भारत से अलगाने की हमेशा कोशिश की है। तो ऐसे में भारत को देश के अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की भी तैयारी करनी पड़ती है। दोस्तों भारत जो है हमेशा से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन करता है। यह व्यवस्था दोस्तों विभिन्न समुदाय और जनसमूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का भी मौका देती है। तो भारत के अंदर जो अलगाववादी समूह हैं वह खामखा प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर दोस्तों हर समुदाय को खुलकर अपनी शिकायतों को सरकार के सामने रखने की जो है आजादी प्रदान की जाती है। दोस्तों भारत की सुरक्षा रणनीति के चौथे घटक की बात करेंगे तो इसमें भारत अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करने का प्रयास करता है कि बहुसंख्यक नागरिकों को
गरीबी और अभाव से निजात मिल सके तथा इसमें नागरिकों के बीच जो आर्थिक असमानता है वह ज्यादा न हो, उसको कम से कम किया जा सके और अंतिम लक्ष्य यानी कि असमानता को खत्म करने की ओर बढ़ा जा सके। दोस्तों, हालांकि भारत द्वारा किए गए ये प्रयास अभी तक ज्यादा सफल नहीं रहे हैं, फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर जरूर उपलब्ध हुए हैं कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज उठा सके। और जो है दोस्तों, जो लोकतंत्र होता है वह कोई राजनीतिक एक आदर्श नहीं होता, वह काम भी करता है। लोकतांत्रिक शासन के अंदर जनता को ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने के का भी प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीतियों के जितने घटक अपनाए हैं उनकी हमने बातचीत की और विस्तार से इस लेसन की हमने बातचीत किया और सुरक्षा के संबंध में विभिन्न मसलों को दुनिया के अंदर हमने जाना और दुनिया में विश्व मानवता के लिए किस तरह से खतरे मंडरा रहे हैं वह भी हमने जाना। दोस्तों, आज का जो ये डिस्कशन है हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो 7वां चैप्टर था वह दोस्तों खत्म हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट जर्नी इस सेंस में कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वह सफलता की एक जर्नी ही है। तो दोस्तों, इस जर्नी में हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हों तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो लेक्चर के अंत में हमेशा एक बात रिपीट करता हूं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और एक मोटिवेशनल कोट के साथ बातचीत को खत्म करूंगा यहीं पे। दोस्तों, कर्म के संबंध में मैं आप सबको एक मोटिवेशन देना चाहता हूं कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को धार देने में जुटे रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एनसीईआरटी के एक 8वें चैप्टर जो कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है उसके साथ हम आप के सामने उपस्थित होंगे एक नई चर्चा लेकर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियोस को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, जिससे मैं आप सबके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उन पर अमल करके आगे और भी सुधार और अच्छे प्रयास करता रहूं। थैंक यू सो मच।